हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्रोदर्स मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज ही हमारी D++ मैथ PYQ की सेकंड क्लास होगी, जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपकी आगामी D++ की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हम आपको रोज़ शाम 6 से 7 बजे के बीच क्लास प्रोवाइड करा देंगे। और जो भी छात्र इस चैनल पर नया है, पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो आइए दोस्त, देरी न करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट 2015 में कंपनी है कोई XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। क्या दिया गया? आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जो कंपनी है XYZ के खर्चों को दर्शाता है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर, मतलब सभी ये जो विभाग दिए हुए इन सभी पर कुल खर्चा 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। ठीक है, टोटल खर्चा है 100 लाख करोड़। तो आपसे पूछा है R&D में कितना खर्चा हुआ। क्या पूछा आपसे? R&D पर कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ इसने खर्च करा सैलरी पर 20%, 5% लोन इंटरेस्ट पर खर्च करता है, 5% टैक्स पर खर्च करता है, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है। ठीक है, और 40% R&D पर खर्च करता है। ठीक है, अभी जो पाई चार्ट है, टोटल जो सर्किल है ये टोटल 100% है। कितना है? 100%। ठीक है, ये 40, 20, 5, 5, 30 टोटल है हमारा 100%। ठीक है, 100% खर्चा है। 100% की वैल्यू आपको दी गई है 100 लाख करोड़ रुपए, मतलब 100 की वैल्यू 100 के बराबर आपको दी गई है। ठीक है, पूछा क्या आपसे? 40% R&D पर खर्चा। R&D पे जो खर्चा है वो 40%। 40% किसका निकालना? टोटल का। टोटल कितना हमारा? 100%। तो 100% का ये 40% निकालेंगे, तो 100 का 40% होगा 40। ठीक है, जब 100 की वैल्यू 100 के बराबर है तो 40 की वैल्यू 40 के बराबर होगी। ठीक है, तो R&D पे जो खर्चा होगा वो 40 लाख करोड़ का होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा कि एक 5 अंक की संख्या है 9x112। जब इस संख्या को 88 से विभाजित किया जाता है तो 2 के घात के 4 गुना के 2 गुना का वर्ग प्राप्त होता है। तो x का मान आपको फाइंड करना है। 5 अंक की एक संख्या है, संख्या आपको दी गई 9x 1 1 और 2। ठीक है, और आपसे कहा गया कि ये संख्या 88 से विभाजित होती है। ठीक है, जब कोई संख्या 88 से विभाजित होती है तो वो संख्या, इसके फैक्टर होंगे 11 और 8। ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि कोई संख्या 88 से विभाजित होगी तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी और 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब रूल समझ लीजिए कि 8 से विभाजित होने का क्या रूल है और 11 से विभाजित होने का क्या रूल है। ठीक है, यदि कोई संख्या 8 से विभाजित होती है तो उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे अंतिम 3 अंक हमारे कितने? 1 1 2, 8 से डिवाइड होगी तो 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, चाहे x की जगह कुछ भी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, अब बात करेंगे 11 से। तो 11 से विभाजित का ये रूल है कि सम स्थान के जो अंक है उनको जोड़ो और विषम स्थान के जो अंक है उनको जोड़ो। दोनों को जोड़ने पर उनका अंतर करना है। क्या करना है आपको? अंतर। ठीक है, जब अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे इसे जोड़ेंगे 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा। ठीक है भाई, अब हमें अंतर कितना लाना? 0 या 11। फिर यहाँ कितना बचा? 1 और x, तो x + 1 होगा। 12 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या लें? जो हमारी 0 11 हो। तो जब हम 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो हम x को 0 ले देंगे। कितना लेंगे भाई? x को ले देंगे 0, क्योंकि अंतर हमारा 11 है। जब अंतर 11 है तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, इसलिए x की वैल्यू जो होगी हमारी 0 होगी। 0 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया है कि
कि एक बोर्ड आकार में आयताकार है। कैसा बोर्ड है? आयताकार बोर्ड है। आयताकार कैसा होता है? लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। अगर वर्ग की बात करिए तो उसमें लंबाई चौड़ाई समान होती है, लेकिन आयताकार में लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। ठीक है भाई। बोर्ड का विकर्ण आपको दिया गया है 8√13 सेंटीमीटर, और इस आयताकार जो बोर्ड है इसका क्षेत्रफल दिया गया आपको 736 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोर्ड का परिमाप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आयताकार बोर्ड है तो सबसे पहले नोट करके लिख लीजिए चीज़ें। ठीक है भाई, नोट करके लिख लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये पहले चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए इन चीज़ों को कि आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, फिर परिमाप क्या होता है? परिमाप होगा, परिमाप बराबर, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों में दो तो लंबाई होंगे, दो चौड़ाई, तो लंबाई आपस में कैसे इक्वल होगी? आमने सामने की भुजा बराबर होगी इसमें। तो हम कह देंगे 2 लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का दुगना होता है परिमाप। ठीक है भाई। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है परिमाप ही पूछा, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में। अब करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। ये तो आपको नोट करनी है चीज़ें। देखो क्वेश्चन कैसे करना है। एक आयताकार बोर्ड है, ये आयताकार बोर्ड है हमारा। ठीक है भाई, ये आयताकार आपको बोर्ड दिया गया, इसमें विकर्ण दिया, तो विकर्ण हमारा ये होगा, ये आपको विकर्ण दिया। ठीक है, ये वैल्यू हमारी है L, L का मतलब लंबाई। ठीक है, ये होगी L और ये होगी B, ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी L होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, तो ये भी B होगी। आपको दिया है विकर्ण, तो विकर्ण ये हमारा विकर्ण है, तो विकर्ण क्या होगा? 8√13, ये 8√13 होगी। ठीक है, अब ये वाली लाइन और ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है आपको? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि ये भुजा, ये, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हमारा? ये 8√13 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। ठीक है भाई, गुना √13 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू होगी 13। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आई 64 गुना 13। आपको क्या निकालना है? ये निकालना 2L प्लस B। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। यदि आपको L प्लस B की वैल्यू प्राप्त होगी तो दुगना करने पर परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकाल लेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है L प्लस B का होल स्क्वायर का। तो इसे होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? देखो, इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 2LB जोड़ देंगे, 2LB घटा देंगे। तो 2LB जब जोड़ेंगे तो वैल्यू बनेगी L प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, घटाने पर 2LB कर देंगे माइनस, जो हमने जोड़ा वो इसके साथ ले दिया, तभी तो स्क्वायर बनाया L प्लस B का। माइनस 2LB इसमें से घटा देंगे, बराबर होगा 64 गुना 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये L प्लस B का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ये वैल्यू माइनस की है। ठीक है, LB की वैल्यू आपको दी गई है 736। LB क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब आयताकार जो बोर्ड है उसका जो एरिया है वो 736 है। तो 736 का दुगना करेंगे, 736 का हम दुगना करेंगे। ठीक है, दुगना करने पे वैल्यू होगी 736 गुना 2, 700 दूनी 1400 और 36 दूनी 72, 1472। तो ये वैल्यू इधर जाएगी, किधर जाएगी? इधर। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा L प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 चौका 52, 5 13 छंग 78, 78 और 5 83, ये होगी 832। इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 2LB कितना आया? 1472, इधर आकर प्लस होगा तो 1472 ये वैल्यू होगी। ठीक है भाई, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे वैल्यू टोटल होगी 2 और 2 4, 7 3 10, हासिल 1। ठीक है, 8 4 12 1 13, हासिल 1, 1 और 1 2, मतलब 2304 होगी। किसकी वैल्यू? L प्लस B का जो होल स्क्वायर होगा वो 2304 होगा। वैल्यू चाहिए हमें L प्लस B की, तो L प्लस B इसका अंडर रूट लेंगे
तो वैल्यू होगी 48। ठीक है, 48 का स्क्वायर होता है 2304। पूछा क्या आपसे परिमाप, तो परिमाप क्या होगा l प्लस बी का दुगना, तो इसे दुगना कर दीजिए, 48 दूनी 96, तो 96 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी प्रश्न पत्र का पूर्णांक 300 है। ठीक है, एक पेपर है जिसके टोटल पूर्णांक है वो 300 अंक है। मूल्यांकन के 3 अंक 3 घटकों, जैसे सैद्धांतिक परीक्षा है, कैसे है सैद्धांतिक परीक्षा है जिसे x से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक व्यवहारिक परीक्षा है जिसे y से डिनोट करेंगे, एक परियोजना कार्य है जिसे z से डिनोट करेंगे। ठीक है, में अंकों का विभाजन किया जाता है 6, 5 और 4 के अनुपात में। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए x, y, z में कम से कम क्रमशः 40%, ठीक है, x में पास होने के लिए 40% चाहिए, y में पास होने के लिए 50% चाहिए, ठीक है, z में पास होने के लिए 50% अंक चाहिए। ठीक है, तीनों में इस तरह की कंडीशन है पास होने की। टोटल जो प्राप्तांक है वो 60% है, मतलब तीनों में टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए 60% अंक होने चाहिए पास होने के लिए। क्लियर। दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ में 4 विद्यार्थियों ABCD द्वारा प्राप्तांकों को दर्शाया गया। ठीक है, ABCD के प्राप्तांकों को दर्शाया गया ग्राफ में। आपसे पूछा है कि सैद्धांतिक परीक्षा में 4 परीक्षा विद्यार्थियों के औसत अंक क्या है। किसकी बात करा सैद्धांतिक। देखो ये जो है x, ये x y z, x क्या है हमारी सैद्धांतिक परीक्षा। ठीक है भाई, ABCD की जो पहली वैल्यू है ये वाली, ये सैद्धांतिक परीक्षा, ये भी सैद्धांतिक, ये सैद्धांतिक, ये भी सैद्धांतिक। केवल सैद्धांतिक की बात करा, ABCD की जो सैद्धांतिक परीक्षा है उसमें उनका औसत पूछा। देखो पहले में कितनी है, A की कितनी है सैद्धांतिक में, आप कहेंगे जी 60 है। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट वाले में हमारी, इसमें हमारी 50, ठीक है, प्लस इसमें कितने हैं 70 अंक, अगले वाले में है 80 अंक। सैद्धांतिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा औसत, तो नोट करके लिख लीजिए औसत, नोट कर लीजिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग। ठीक है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब ये टोटल पदों का योग है। ठीक है भाई, अब पदों की संख्या निकालें तो कितने पद है 1 2 3 4, तो 4 है। ठीक है, सबको इसे ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 0 होगा। ठीक है, 8 7 15, 15 5 20 और 6 26, 260 होगा। 260 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24 हो गए, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 65 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो चारों विद्यार्थियों के जो औसत अंक होगा वो होगा 65, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 45 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर है, की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटे में वो 45 किलोमीटर दूरी चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में चलेगी 45 दूरी 90, सीधी सी बात है। ठीक है, जब आधा घंटे में वो 45 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में चलेगी 90 किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बात आ रही समझ में। ठीक है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होगी चाल। क्लियर। यदि लोकल रेलगाड़ी की गति एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति का 75% है, ठीक है, इसका 75% है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति का। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, देखो ई से डिनोट करूँगा, एक्सप्रेस की चाल, एक्सप्रेस की चाल होगी 1 घंटे में चली गई दूरी,
45 किलोमीटर चल रही है आधा घंटे, मतलब 30 मिनट में 45 चल रही है तो 60 मिनट 1 घंटा, ठीक है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो आप कहेंगे जी 90 किलोमीटर चलेगी। तो इसकी चाल होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब आपसे पूछा यदि लोकल रेलगाड़ी की जो गति है वो इसका 75% है, किसका, 90 का, तो उसी दूरी को पूरा करने में कितना समय लेगी, ठीक है। जो ये लोकल गाड़ी है ये 45 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, तो समय आपसे पूछा गया, तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है भाई, दूरी बटे चाल। दूरी आपको दी गई है ये 45 किलोमीटर, ठीक है। चाल आपकी कितनी है, इस 90 का 75%, तो 90 का 75% लिखाना। देखो 75% का मतलब होता है 3/4, 25 × 75, 25 × 100, ठीक है। 75% का मतलब होता है 3/4, तो 90 का 3/4 हम निकाल देंगे, ठीक है भाई। फिर क्या करना है, इन्हें कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू को कैंसिल कर लीजिए 45 से, 45 दूनी 90, ठीक है। इस 2 से इसे करेंगे तो 3/2 ये वैल्यू ऊपर जाके पलट जाएगी, पलटने पे वैल्यू होगी 2/3। 2/3 क्या है, घंटा। मिनट में बनाएंगे 60 से गुणा कर देंगे तो कितनी मिनट होगी, 40 मिनट, ठीक है। 2/3 घंटे का मतलब होता है 40 मिनट। अब आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा कि ये 5 लाख रुपए है, कितने रुपए हैं, 5 लाख रुपए तक की जो आय है वो कर मुक्त है। कर मुक्त का मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद 10 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए से ऊपर की आय का 10% कर लगाया जाता है। इस लाइन का ये मतलब है कि 5 लाख से लेके 5 लाख से ऊपर कहाँ तक, 10 लाख तक आपको जो टैक्स देना है वो 10% देना उस राशि का, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि यदि आय आपकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो, यदि आय 10 लाख से ज़्यादा है तब 10 लाख से जितना अधिक है आय उसका आपको 20% टैक्स देना है। कितना देना है, 20% टैक्स देना है, क्लियर। फिर आपसे कह रहा है कि यदि एक्स की आय 15 लाख रुपए है, कितनी है, 15 लाख रुपए, ठीक है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत कर के रूप में भुगतान किया जाएगा। आपका जो आय दी गई है वो 15 लाख रुपए है, तो आपको सबसे पहले ये कंडीशन लगानी है 5 लाख से 10 लाख वाली, ठीक है। पहले हम चलेंगे 5 लाख से 10 लाख, तो टोटल हमारी जो आय है 15 लाख है, तो हम पहले बात करेंगे 5 से 10 लाख तक की। तो 5 से 10 लाख तक कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे जी 5 लाख रुपए होंगे। तो 5 लाख पर कितना लगना है, वो कह रहा है 10%, तो 5 लाख का 10% निकालेंगे, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5 लाख का 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1 0 कैंसिल कर देंगे, कितनी वैल्यू होगी, 50,000, ठीक है भाई। 50,000 रुपये यहाँ टैक्स दे दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे 10 लाख तक होगी, क्योंकि 5 से हम 10 तक चले तो 5 लाख बचे। अब बात करेंगे 10 से लेके 15 तक, कितनी बात करनी है, 10 से लेके 15 तक, तो 10 से 15 के बीच कितना होगा हमारा, फिर 5 लाख होगा। फिर 5 लाख पे कितना लेना, वो कह रहा है 10,000 से यदि अधिक है तो 20% लेना। देखो आप आसानी से समझ लेंगे चीज़ों को, जब 5 लाख पे पहले 10% है तो 50,000 रुपये। अब जो दर 5 लाख पे कितनी कर दी, 20% कर दी। जब दर दुगनी करेगी, ध्यान से सुनना, जब दर जो दुगनी होगी तो जो मूल्य होगा वो भी दुगना होगा। जैसे यहाँ 50,000 टैक्स दे रहा था, जब दर 20% होगी तो अब कितना देगा, अब देगा 1 लाख। कितना देगा, 1 लाख, ठीक है। 50,000 इस पे 5 लाख पर देगा वो 1 लाख रुपए। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी 1 लाख, ठीक है। अब जो टोटल उसने टैक्स दिया, टोटल टैक्स दिया उसने 1.5 लाख रुपए। टोटल टैक्स जो उसने दिया वो दिया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, ठीक है भाई। 1,50,000 रुपये उन्होंने टोटल टैक्स दिया। अब वो कह रहा कि कितने % दिया, तो ये जो है 1.5 लाख रुपए आय का, आय कितनी हमारी 15 लाख, ये 15 लाख का कितने % है ये आपसे पूछा है, ठीक है भाई।
अब इन्हें कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू को। देखो 0 1 2 3 4 और 5, नीचे 5 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ऊपर देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो कैंसिल। अब ये 15 है, ऊपर 150, तो 15 दाई 150, तो हमारा 10% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज वाली मूल राशि आपको दी नहीं गई, 4 वर्ष के बाद 1920 रुपये हो जाती है। 4 साल में कितनी हो जाती है? 1920 रुपये हो जाती है, और 10 वर्षों के बाद वो 2400 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको बतानी है। ठीक है, देखो 4 साल के बाद हो जाती है 1920, उसके बाद 10 साल, मतलब 4 से कितना बढ़ा, वो 6 साल बढ़ा, तो 6 साल में कितना ब्याज और बढ़ा होगा? ठीक है, 6 साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा, तो आप इसमें से घटा दिए। 1920 था पहले, फिर 2400 हुआ, तो 2400 क्यों हुआ? क्योंकि इतने रुपए हमारे ब्याज के बढ़े, तो 2400 में से 1920 हम निकाल देंगे। ठीक है भाई, जब 1920 हम निकाल देंगे तो वैल्यू होगी हमारी 480। कितनी होगी? 480। ठीक है, ये जो 480 है 6 साल में ब्याज हुआ। कितना हुआ? 6 साल में ब्याज। यदि हम 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल में ब्याज होगा हमारा 80 रुपये। कितना होगा? 80 रुपये। ये बात करा 4 वर्ष की, तो 4 वर्ष का निकाल लीजिए, इसमें से घटा देंगे तो आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 4 साल में कितना होगा? 4 अट्ठे 32, मतलब 320 रुपये 4 साल का ब्याज होगा। अब ये 4 साल का ब्याज किस में से घटाना? 1920 में से। ठीक है, यदि हम 1920 में से यदि हम 320 घटा देंगे तो वैल्यू होगी हमारी 1600। 1600 रुपये क्या है? 1600 रुपये मूलधन है। ठीक है भाई, 1600 रुपये मूलधन है। ठीक है, आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर। अभी 1600 रुपये पर 1 साल का ब्याज 80 रुपये था। कितना था? 80 रुपये। यही आपसे पूछा है कितना परसेंट है, तो हमें क्या करना है? इस 1600 के ऊपर लिख देंगे 80, तो 80 बटे 1600 गुना 100, यही कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल होगी दोनों। उसके बाद 16 पंजे 80, तो 5% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट करना चाहते हैं, देखो ऐसे करेंगे। फिर ये है 6 साल का ब्याज आपको मिला 480, इसमें से घटा लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 साल होगी, 1920 और 2400 का अंतर होगा 480। ठीक है, तो 480 जो है वो 6 साल का ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा? 6 से डिवाइड करना है, फिर 4 साल का निकाल देंगे, तो 4 साल के लिए 4 से गुणा करना है। ठीक है भाई, इसे इससे काटेंगे। ठीक है, 80 होगा, इसे इससे गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, मतलब 320 रुपये होगा 4 साल का ब्याज। ये किस में से घटाना है? ये घटाना हमारा 1920 में से, तो 1920 इन दोनों का अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर होगा 1600। ठीक है, ठीक है भाई, बात आ रही समझ में? 1600। अब 1600 पर कितना ब्याज है 1 साल का? 80 रुपये। कितना परसेंट है ये आपसे पूछा, तो परसेंट का मतलब 100 रुपये पे कितना होगा, ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, ये इसका 16वां हिस्सा है, 16 से भाग देंगे 100 आएगा, ऐसे ही से 16 से भाग दे देंगे कितना होगा? 5, तो 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5% से 1400 रुपये प्रति वर्ष, 8% से 3200 रुपये प्रति वर्ष, 6% से 1200 रुपये साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ये साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे? देखो 2 वर्ष के लिए 5% की दर से। ठीक है, 5% प्रति वर्ष, इसका मतलब यह 100 रुपये पे 5 रुपये 1 साल में ब्याज है, तो 2 साल में कितना होगा? तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, कितना होगा? 10। तो हमें 1400 का 10% ही निकालना है। क्या निकालना है? इस 1400 का 10%। ठीक है, 1400 का 10% हम निकालेंगे ये,
तो क्या करेंगे, इस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 14 दाई 140, तो 140 रुपये ब्याज होगा इसमें। ठीक है भाई। बात करेंगे हम सेकंड में, ये 8% की दर है 2 साल के लिए, तो 8 दूनी 16 होगा, कितने रुपए में, 3200। तो 3200 का 16% आपको निकालना है। इस परसेंट से 2 जीरो खत्म, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 3 48, 48 और 3 51। ठीक है, 512 यहाँ से आपको ब्याज मिला। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, 6% है 2 साल के लिए, 6 दूनी 12% होगा, तो 1200 पर निकालना है 12%, तो 1200 का 12% निकाल लीजिए। इस परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, 12 12 144, तो 144 आपको यहाँ से ब्याज प्राप्त होगा। टोटल ब्याज कितना होगा, ऐड कर लीजिए, 2 4 6। ठीक है, यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं। देख लीजिए किसका इकाई अंक 6 है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको जो एग्जाम में केवल आंसर चाहिए, पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा होगी, इसलिए आपको केवल आंसर ही पकड़ना है। यदि पूरा करना चाहे सबको ऐड कर लीजिए, 4 4 8 1 9, 5 1 6 1 7, 796 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये करना है कि इकाई अंक देख लीजिए 6, तो किस ऑप्शन में इकाई अंक 6 है। यदि एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो करेक्ट आंसर हम लगा देंगे। ठीक है, यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो सभी को आपको फिर ऐड ही करना है। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, 796। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। आपसे पूछा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, ये कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर 10 दिन में। ए अकेला कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, और सी अकेला कर रहा है, सी नहीं बी। ठीक है, बी अकेला कर रहा है 40 दिन में। सी आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हमें करना है इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना। तो इन तीनों का एलसीएम होगा 40। ठीक है भाई, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40 होगा, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी 40 होगा, इसे इससे डिवाइड करेंगे 40 एकम 40 होगा। ठीक है, 10 20 40 एलसीएम होगा 40, 10 से इसे डिवाइड करेंगे 10 चौक 40 होगा, 20 से 20 दूनी 40, 40 एकम 40। अब आपको क्या देखना, आपको ये देखना कि ये जो वैल्यू ऑफ 4 किसकी है, ये ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया काम। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितने करे, 4। उसमें से 2 किसने करे, ए ने करे। ए किसने करा, 1 करा बी ने। तो ए और बी ने मिलकर कितना करा होगा, 2 और 1 3। ठीक है, तीनों ने मिलकर 4 करे और दोनों ने मिलकर 3 करे। तो जो 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1। 1 कौन करेगा, उसे करेगा सी। ये काम जो 1 बचा वो सी का बचेगा। तो सी कितने दिन में करेगा, मतलब 1 की वैल्यू होगी हमारी 40। सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में करेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई त्रिज्या का 4 गुना है। शंकु के आयतन का उसके गोले के आयतन के लिए अनुपात ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के समान है। ठीक है, किसका अनुपात पूछा, शंकु के आयतन का और गोले के आयतन का, इन दोनों का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो शंकु का अनुपात, शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है, देखो शंकु का आयतन होता है 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच क्या दिया गया, ये दिया गया कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की 4 गुनी। तो त्रिज्या क्या है, आर, तो आर का 4 गुना तो 4r होगी। एच क्या होगी, 4r। ठीक है भाई, डिवाइड बाई गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। इसमें कह रहा कि
त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या के समान है, मतलब गोले और शंकु की त्रिज्या बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या r थी तो गोले की भी क्या होगी r। तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर और आर की क्यूब हो गई कैंसिल, इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, फिर वैल्यू होगी 3 से 3 कैंसिल होगी और 4 से 4 कैंसिल होगी। हमारा जो अनुपात होगा वो 1:1 का होगा। कितना होगा? 1:1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया कि 11 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग और 16 से विभाज्य 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग के बीच का अंतर। ठीक है, 11 से विभाज्य 4 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग आपको देखना है। उसके बाद 16 से विभाज्य 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, फिर उसके अंकों का योग, दोनों का अंतर आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है 9,999, क्योंकि बड़े से बड़ा अंक होता है 9। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999। ठीक है, कितनी बार लिखना? 4 बार आपको 9 लिखना है। ठीक है, अब 11 से विभाज्य है या नहीं ये आपको चेक करना। तो 11 से विभाज्य का ये रूल है कि सम और विषम स्थानों के जो अंक हैं उन दोनों को जोड़ो और आपस में घटाना है। घटाकर यदि 0 या 11 का मल्टीपल आया तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये कितना है? 9 9 18, 9 9 18, अंतर आया 0 तो 11 से डिवाइड होगी। तो 11 से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या वो होगी 9,999। ठीक है, ये संख्या 11 से पूरा विभाजित होती है। अब आपसे कहा कि इसके अंकों का योग करना, तो अंक जोड़ दीजिए 999, सबको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? अंकों का योग होगा 36। बात आई समझ में? ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो वैल्यू होगी 36। फिर हमें क्या करना? आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन करना। ये सारी चीज़ आप लिख के करेंगे तो आपको एग्जाम में समय ज़्यादा लगेगा, तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको आधी चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, मौखिक रूप से समझना है, पेन का कम से कम यूज आपको करना है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा कि 16 से विभाज्य 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आपको बताया था भी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की ये होती है। ठीक है, 9,999। अब 16 से विभाजित होनी चाहिए, तो 16 से विभाजित करके देख लीजिए। ये 16 से विभाजित नहीं होगी तो हमें क्या करना है? 16 से इस संख्या को विभाजित करना है। ठीक है भाई, क्या करना है? 16 से विभाजित करना है। तो जब आप इसे 16 से विभाजित करेंगे तो 16 से विभाजित करने पर आपके पास 15 शेष बचेगा। ठीक है, कर लीजिए इसे। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 शेष बचेगा। ठीक है, तो 15 शेष बचने से ये मतलब है यदि हम इस संख्या से 15 निकाल दें तो ये संख्या पूरी 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये 9,999 से 15 में घटा देना तो हमारी संख्या आ जाएगी। यहीं से घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से घटा लीजिए। 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है भाई, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे। ठीक है, इधर रहेगा 99। ठीक है, तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी 9984, जो 16 से पूरी विभाजित होगी। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि इनके अंकों का योग करना है। इनका अंकों का योग होगा 9 9 18। ठीक है, 18 8 26, 26 और 4 30, इनके अंकों का योग होगा 30। ठीक है भाई, अब क्या निकालना है? ये जो योग आया और ये जो योग है, इन दोनों का आपको अंतर फाइंड करना। जब इनका अंतर करेंगे तो 36 में से 30 घटा देंगे तो 30 घटाने पर 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा कि एक्स, वाई और जेड ने कुछ धनराशि का निवेश किया जिस पर 1 वर्ष के लिए उनका प्रतिफल क्रमशः 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष था। एक्स और जेड के प्रतिफल में अंतर जो है वो 600 रुपये है। ठीक है भाई, कितना? 600 रुपये। यदि उन्होंने समान राशि का निवेश किया, कैसी राशि है? बराबर, मतलब सबने बराबर राशि निवेश की। ठीक है, मान लीजिए वो राशि थी 100 रुपये। क्या थी? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये 100% मान लीजिए। ठीक है, सबने 100 रुपये लगाए। वाई द्वारा निवेश की गई राशि आपको
ज्ञात करनी है। देखो एक्स ने जो निवेश किया वो प्रतिफल कितने परसेंट है, 6% है, ठीक है भाई। वाई ने कितना करा, 8% करा, ठीक है। जेड ने करा 10%, ठीक है भाई। अब आपको ये दिया है कि एक्स और जेड के प्रतिफल में जो अंतर है वो 600 रुपये है। किसका अंतर देखना है, एक्स और जेड का। एक्स और जेड का अंतर देख लीजिए, एक्स और जेड का अंतर परसेंट में 4 का, कितने का, 4, मतलब 4% की जो वैल्यू है वो हमारी है 600 रुपये, ठीक है भाई। 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 600 रुपये की। पूछा क्या, वाई द्वारा निवेश की गई राशि। वाई की राशि कितनी है, 100 होगी, क्योंकि सभी ने समान निवेश किया तो सभी ने 100 रुपये निवेश किए, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 100 से मतलब यहाँ है 100% से, कितना, 100%, ठीक है। तो 100 की वैल्यू, जब 4 की वैल्यू हमारी 600 है, ये इसका कितना गुना, आप कहेंगे जी 25 चौका 100, 25 गुना, तो इसका 25 गुना कीजिए, तो 25 छिक्का 150, ठीक है। तो 15,000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से आसानी से इसका आंसर निकल गया। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स ने 1600 रुपये पर चिन्हित वस्तु खरीदी। चिन्हित क्या है, ये जो 16,000 रुपये है ये इसका अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य। चिन्हित का मतलब अंकित मूल्य, जो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसे 15% की छूट मिली, रियायती मूल्य पर 10% कर जोड़ा गया। एक्स को कितनी राशि भुगतान करनी होगी, ठीक है। 16,000 रुपये इसका अंकित मूल्य है, ठीक है भाई। ध्यान से सुनना, जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो कितनी छूट दी जा रही है, 15%। जब 15% छूट देगा तो कितने में खरीदेगा, आप कहेंगे जी 85 में खरीदेगा। तो 16,000 का 85% आपको निकाल देना, ठीक है। 85% निकाल लीजिए, कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू को, ये 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। ये वैल्यू होगी 0, 16 की इसमें करेंगे, 16 पंजे 80, 0 हासिल 8, 16 अट्ठे 128 और 8 136, 13,600 होगा, ठीक है। 13,600 में वो खरीदी। उसके बाद आपसे कह रहा है कि रियायती मूल्य, रियायती का मतलब जिस छूट मिली, ठीक है, छूट मिलने पर जो मूल्य आया हमारा उस पर 10% कर जोड़ा गया। ये 10% टैक्स जोड़ा, किस पे, इस पे, छूट का यही तो, ठीक है। छूट वाली वैल्यू है 13,600, इस पे 10% कर जोड़ा गया। तो कोई इसका 10% निकालेंगे, तो 10% निकालने के लिए 1 जीरो हटा देंगे। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। किसी भी संख्या का 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10वां भाग, इसका 10वां भाग क्या होगा, 1360 रुपये। तो इसमें हम 1360 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। कितने ऐड करने, 1360 ऐड कीजिए, 0 इसमें इसे ऐड करिए, 6 होगा, 6 3 हो गए 9, ठीक है। 3 और 1 होगा 4, इसे 1 को ऐसे लिख देंगे। तो 14,960 रुपये एक्स को देने होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 14,960 रुपये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई से 9 महीने बड़ा है। कौन बड़ा है, एक्स किससे, वाई से, ठीक है। और वाई की जो वैल्यू आपको दी गई है 4.25 वर्ष। 4.25 वर्ष का मतलब है, 4 का मतलब तो होगा टोटल 4 वर्ष, कितने होगा, पूरे 4 वर्ष। 0.25 का मतलब चौथाई, 0.25 का मतलब चौथाई। तो चौथाई कितना होगा, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो चौथाई कितना होगा, 3 महीने, ठीक है। तो 4 साल में 12 चौक 48 महीने और 3 महीने इसमें, तो 48 3 51, टोटल हमारे हो गए 51 महीने, ठीक है भाई। इसमें हो गए 51 महीने। अब आपसे कह रहा है जो एक्स है वो वाई से बड़ा है, कितने, 9 महीने। इससे 9 महीने ज़्यादा कौन होगा, एक्स। एक्स और वाई का आपसे अनुपात पूछा है, एक्स अनुपात वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस 51 से 9 महीने ज़्यादा है। 9 महीने ज़्यादा का मतलब होगी 60, कितने महीने हो गए, 60 महीने, ठीक है। अनुपात y की वैल्यू आपको दी गई है 51 महीने। काट पीट करना है इन वैल्यूओं को, ठीक है। वैल्यू को कैंसिल आउट करना है, कैंसिल कीजिए इसे, 3 से करेंगे, 3 से ये 20 बार होगा, ये 3 से 17 बार, ठीक है। कितना अनुपात होगा इनकी आयु का, 20:17। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 20:17। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा कि दिया गया स्तंभ आलेख बार ग्राफ वर्ष 2012 से 16 के दौरान एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक आईटी अधिकारी की वार्षिक आय और वार्षिक व्यय, ठीक है, के आंकड़े प्रस्तुत है। जो को वार्षिक आय है उसे ए से डिनोट किया गया है और जो वार्षिक व्यय है, व्यय का मतलब खर्चा है, वो बी से डिनोट किया गया है, ठीक है। जो ये बिल्कुल ब्लैक है ये हमारा बी है, बी का मतलब वार्षिक बी है, और जो लाइनिंग वाला बार है ये जो डंड बार है ये हमारा ए है, ए का मतलब है हमारी आय, ठीक है भाई। आपसे पूछा गया किस वर्ष में व्यय और बचत का अनुपात समान है। देखो ये तो हमारी आय होगी और ये हमारी व्यय होगी। 6 कमा रहा है, 5 उसने खर्च करे, तो बचाएगा कितना। 2012 में 6 कमाए, 5 उसने खर्च करे, तो बचाएगा कितना, 1 बचत होगी। आपसे पूछा व्यय और बचत का, तो 2012 में जो होगा अनुपात वो हमारा होगा व्यय का 5 और बचत का 1, ठीक है भाई, 5:1। बात आई समझ में। अब बात करेंगे 2013 में, तो 2013 में होगा हमारा, देखो हमारी जो व्यय है वो 5.5 है, कितना है, 5.5, ठीक है। बचत कितनी होगी, ये 7 उसकी आय है, 5.5 उसकी खर्च है, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू होगी 7 में से यदि 5.5 घटाएंगे तो वैल्यू होगी 1.5, कितना होगा, 1.5, ठीक है, 1.5 होगा, ठीक है भाई। कैंसिल कीजिए, इसे कैंसिल करेंगे, इसे 5 से कीजिए 11, 11 पंजे 55, 5 से करेंगे तो 11:3 होगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। उसके बाद अब 2014 की बात करेंगे, तो 2014 में जो हमारा व्यय है वो है 6, कितना है व्यय, 6 अनुपात। बचत कितनी होगी, 8 कमा रहा है, 6 खर्च करेगा, तो कितने बचेंगे, 2, ठीक है। इसे इससे भाग दीजिए तो 3:1 होगा। 2014 में होगा 3:1, ठीक है भाई। अब बचा हमारा ये वैल्यू 9 और 7.5, ये किसकी, 15 की। 15 में देख लीजिए, 15 में हमारा है 7.5 खर्च करता है, तो व्यय हमारा होगा 7.5 अनुपात। बचत कितनी होगी, 9 में से 7.5 हम घटाएंगे तो वैल्यू होगी 1.5, कितनी वैल्यू होगी, 1.5। कैंसिल कीजिए, इसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 एकम 15, ठीक है। तो ये अनुपात बराबर आएगा, ये अनुपात बराबर, ठीक है। तो 12 और 15 का अनुपात बराबर है। कौन कौन से वर्ष का, 12 का और 15 का। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें 12 और 15 ये दिया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आई बात समझ में। इस तरह से हम बार के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।